और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इस मुद्दे पर पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन की धमकी दी है। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि अगर वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हुई तो वो 14 जून को एक बड़ी रैली करेंगे। और इतना ही नहीं, 15 जून से देश भर के 50 जिलों में भूख हड़ताल की भी धमकी दी गई है। पूर्व सैनिकों की एक प्रतिनिधि ने आज इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की और वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। साथ ही पूर्व सैनिकों की एक प्रतिनिधि मंडल ने इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने, सरकार ने अपनी मंशा साफ की है, लेकिन आश्वस्त नहीं है अभी भी सेना से जुड़े हुए लोग। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय में मैं समझता हूं अब इस प्रॉब्लम का हल होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कमिटमेंट दी थी पहले कि ये जो है मुद्दा सॉल्व कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम केवल ये है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ से भी डरता है, इसीलिए 40 साल तक ये मुद्दा खींचा गया है। नौकरशाही में सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें ये फिक्र है कि कहीं नौकरशाह इस बार भी इस चीज को ठंडे बस्ते में डलवाने की कोशिश ना करें, इसको कमेटीज में के चक्करों में ना डाल दें और घुमाने की कोशिश ना करें, इसलिए वो घबरा रहे हैं। व्यक्तिगत मेरा ख्याल ये है कि अब ये अपनी आखिरी चरम सीमा पे आ गया है और शायद 2-3 महीने में हम इसका जो है एंड हम इस प्रॉब्लम का देख लेंगे। इसकी सॉल्यूशन शायद हमारे सामने आ जानी चाहिए। जी बख्शी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वन रैंक वन पेंशन पर अपनी प्रतिबद्धता जो है वो जाहिर की है, अपनी मन की बात में भी इसका जिक्र किया, लेकिन अब जो समय इतना लगा है शायद उस वजह से भी एक खटास है मन में। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये विश्वास है कि इस सरकार के कार्यकाल में, और मैं पूरे कार्यकाल की बात नहीं कर रही हूं, कुछ समय में ही ये हो जाएगा, क्या ये एक विश्वास है मन में? देखिए, अब हर किसी के लिए तो मैं नहीं बोल सकता। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मुझे, क्योंकि मैं था उस रैली में जहां पे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लाने में ला देंगे, और उसके बाद भी उन्होंने रिपीट किया है, तो शायद मैं समझता हूं कि अब ये चीज अपने आखिरी चरम पे आ गई है, फाइनल फैसला होने वाला है। थोड़े शायद सब्र की जरूरत है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही दुखद बात है कि इस चीज को 40 साल लगे। आपके जो जवान हैं 35 से 37 साल की उम्र पे रिटायर कर दिए जाते हैं और पूरी जिंदगी उनके अपने सामने है, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की शादियां, वो 35-37 साल में उनको रिटायर कर दिया जाता है। जबकि बाकी सिविलियन जो हैं वो 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि आप ये संकेत नहीं दे सकते अपने फौजियों को कि आपने देश के लिए, जब आप वॉलंटियर हुए अपनी प्राणों की आहुति के लिए, और बख्शी साहब, पार्थसारथी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी को आप पार्थसारथी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो बख्शी साहब ने कहा नौकरशाही के बारे में, जी मैं भी पिछले सरकार के एक समिति बनाया गया था रक्षा जो ढांचा है उनके पुनर्निर्माण के लिए, और जो भी सिफारिश हमने की, एक तो एंटनी साहब तैयार नहीं थे कुछ करने के लिए, दूसरी बात नौकरशाही ने रोक दी, क्योंकि जो भी आप नई व्यवस्था लाने चाहते हैं, नौकरशाह जो खासतौर पर रक्षा मंत्रालय में है वो समझते हैं कि उनकी जो शक्ति है उस पर कुछ बुरा असर पड़ेगा। जी, तो मेरी राय ये है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है बांग्लादेश पर, उन पर मुझे जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगबंधु संग्रहालय पहुंच चुके हैं, बंगबंधु म्यूजियम पहुंच चुके हैं, और ये उनका पूरा काफिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो ढाका के बंगबंधु संग्रहालय पहुंचा है। मार्टर्स मेमोरियल, यानी कि 1971 की जो लिबरेशन वॉर थी उसमें जो लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बंगबंधु संग्रहालय पहुंचे हैं।
बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और दूसरे प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, उनकी याद में ये संग्रहालय बनाया गया। ये 3 मंजिला इमारत है जहां पर खुद शेख मुजीबुर रहमान रहा करते थे और उनकी मृत्यु के बाद इस जगह को एक संग्रहालय में तब्दील किया गया और इस बंगबंधु संग्रहालय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी स्मृतियां, कई तस्वीरें इस संग्रहालय में मिलती हैं। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बख्शी साहब, बंगबंधु ये एक टाइटल था, एक नाम जो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, बंगाल का मित्र। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो बांग्लादेश के मित्र के रूप में ही यहां पहुंचते हैं। बेशक, देखिए, थोड़ा परिप्रेक्ष्य में जाना जरूरी है ताकि आजकल के लोग भी ये समझे। 1971 में जो है इलेक्शन की गई थी पाकिस्तान के अंदर, तब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था और जो मेजॉरिटी थी, बड़ी अच्छा बहुमत मिला बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। लेकिन पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों ने और खासकर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इसे एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया कि कोई बांग्ला बोलने वाला जिसे उर्दू जबान ना आती हो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसलिए जो इलेक्शन के रिजल्ट थे उन्होंने ओवरटर्न कर दिए और फिर पूरी मुहिम चालू हुई। इससे बहुत नाराज हुए बांग्लादेश के लोग कि जब उनका जो है अधिकार छीना गया, जो उनका प्रजातांत्रिक अधिकार था, उसके ऊपर इस प्रकार लात मारी वहां के तानाशाही ने, तो वहां के लोग बहुत ही जो है गंभीर रूप से उनको वो बहुत आक्रोश आया और इस तरह बांग्लादेश की आजादी की मुहिम शुरू हुई, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका थी शेख मुजीबुर रहमान की। उन्हें कैद कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर और फिर आप जानते हैं ईस्ट बंगाल राइफल्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने विद्रोह किया, वहां के लोगों ने सार्वजनिक विद्रोह किया। पाकिस्तान ने जनरल टिक्का खान को यहां भेजा जिन्होंने दमन चक्र चला दिया। ऐसा उनको बुचर ऑफ बांग्लादेश की संज्ञा दी गई। देखिए, 10 मिलियन जो थे वो रिफ्यूजीज भारतवर्ष के अंदर धकेल दिए गए, कोई 3 मिलियन मारे गए और कोई एक। ये बंगबंधु संग्रहालय, जो बंगबंधु म्यूजियम है, उसकी तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर संग्रहालय के ठीक बाहर शेख मुजीबुर रहमान की एक तस्वीर म्यूरल के रूप में यहां सामने है। शमशेर सिंह हमारे साथ हैं बंगबंधु संग्रहालय से ही। शमशेर, अगर थोड़े हमारे दर्शकों को इस जगह के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि 10 मिनट पहले जो शेड्यूल था उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, अंदर गए हैं। और इस जगह की अगर आप बात करें, ये बस्ती धान मंडी जो कि शेख मुजीबुर रहमान का आवास हुआ करता था और जब 1975 में यही वो जगह है जो घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो अभी म्यूजियम के रूप में जिसका इस्तेमाल म्यूजियम बनाया गया है, यही वो घर है जहां वो रहते थे। और यहीं पर उस जो 15 अगस्त 1975 को यहीं पर सेना उनके घर पहुंची थी और किस तरह से पूरे 15 लोगों की हत्या की गई थी, जिनमें शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी बेगम थी, बच्चे थे, बहुएं थी और यहाँ तक कि परिवार के जो नौकर थे उनको भी नहीं बख्शा गया था। यानी उस दिन इस घर में जितने भी लोग थे, सुबह तकरीबन 9 बजे ये हमला हुआ था। और वो कहे कि बांग्लादेश के इतिहास का बेहद ही दर्दनाक अध्याय है। बिल्कुल। और शेख हसीना, उनकी बड़ी बेटी, जो उस वक्त जर्मनी में थी और इस वजह से वो बच पाई और उन्हें वापस बांग्लादेश आने की उस समय इजाजत भी नहीं दी गई थी, आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगबंधु संग्रहालय पहुंचे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की याद में ये स्मारक बनाया गया। उनका 3 मंजिला घर, जिसे एक संग्रहालय, एक म्यूजियम के रूप में तब्दील किया गया, वहां पर लगी तस्वीरें और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जानते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पार्थसारथी साहब, बांग्लादेश के एक तरह से जनक माने जाते हैं मुजीबुर रहमान और उनकी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं उनकी बेटी शेख हसीना, जो आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर भी हैं भारत के लिए। देखिए, बहुत लोग और बहुमत वहां
मुजीबुर रहमान को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि राष्ट्रपिता समझते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी जी को समझते हैं। तो उसी तरह का इज्जत करते हैं। लेकिन उस संघर्ष के बारे में अंदरूनी विवाद है। मुजीबुर रहमान चाहते थे एक धर्मनिरपेक्ष देश। संविधान में भी ये कहा गया था कि वो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन उनकी हत्या के बाद जब जनरल जियाउर रहमान बने तो वो जो धर्मनिरपेक्षता के जो प्रावधान थे उन्होंने निकाल दिया संविधान से। तो जो विपक्ष है यहां, खासतौर पर खालिदा जिया का, जो जियाउर रहमान ने उस पार्टी को बनाया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो धर्मनिरपेक्षता को कबूल नहीं करते हैं। और जो अल्पसंख्यक हैं वो दबाव में आते हैं जब उनका सरकार होता है। वो नहीं होता है जब शेख हसीना और अवामी लीग की जो सरकार हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो हसीना की सरकार है, इस धर्मनिरपेक्षता के कारण जो इस्लामिक कट्टरवाद गुट हैं उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाती है, उनको समर्थन नहीं देती है। लेकिन जब खालिदा जिया आती है तो उनको समर्थन मिलता है और भारत के खिलाफ आतंकवाद का एक केंद्र बन जाता है बांग्लादेश। तो सत्ताधारी पार्टी का जो एक किस्म का आइडियोलॉजी है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि अब भी अगर आप कुछ साल पहले देखें और बांग्लादेश की जो एक परसेप्शन, एक नजरिया भारत के जहन में रहा है, एक ऐसा देश जो आतंकवाद को पनपने के लिए जगह देता है, उसको भी बदलने में बहुत हद तक शेख हसीना ने एक अहम रोल अदा किया है। आतंकवाद पर को काबू करने में बांग्लादेश में एक बहुत हद तक एक अहम रोल अदा किया है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है पार्थसारथी साहब, मैं इस पर आपसे चर्चा आगे भी करूंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ढाका में बंगबंधु संग्रहालय में मौजूद हैं। अब शेख मुजीबुर रहमान का ये घर, जिसे एक संग्रहालय में तब्दील किया गया, और वहां पर उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें, उनसे जुड़ी हुई जानकारी हासिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और जैसा पार्थसारथी साहब भी बता रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान को एक तरह से राष्ट्रपिता का भी दर्जा हासिल है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं, और उनके इस संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पार्थसारथी साहब, बख्शी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। हमारे फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए सुपरफास्ट 200।